इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा चल रहा है? इकोलॉजी इकोलॉजी। अच्छा, सिलेबस खत्म हो गया है। तो कौन कौन से चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है ट्वेल्थ के, बताओ फटाफट। पहले ट्वेल्थ में कौन कौन से चैप्टर सबसे डिफिकल्ट वाले, पहले बताओ। सबको लिखो तो फटाफट। तुमने कुछ बच्चे तो बोल रहे सर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ट्वेल्थ का। तो पहले हम लोग जान लेते कि ट्वेल्थ में कौन कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है। चैप्टर नंबर 6 यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बोलो, गुरप्रीत ने बोला चैप्टर नंबर 6। बायोटेक समझ में नहीं आ रहा भाई, इकोलॉजी में बहुत ज्यादा लर्निंग। हाँ, इकोलॉजी बच्चा याद करने वाला तो है। मेघा बोल रही है चैप्टर नंबर 5 यानी कि मिंडल वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाले ना। और बोलो फटाफट, सभी लोग बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस क्या क्या है बच्चा। किसी का है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस, किसी चैप्टर ने बोले बायोटेक्नोलॉजी डिफिकल्ट है, किसी ने बोले चैप्टर नंबर 5 यानी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, और किसी का इकोलॉजी याद करने वाला बहुत है। हाँ करेक्ट है, इकोलॉजी थोड़ा रट्टा वाला है, उसमें डेटा बहुत सारे हैं। खास करके बच्चा जो सेकंड थर्ड चैप्टर है उसमें बहुत सारे डेटा वाइटा होंगे ना, डाइवर्सिटी वाले। और बोलो फटाफट, और किसी को सबको यानी गुड इवनिंग। हाँ जेनेटिक्स, क्योंकि हम लोग ने अब डिसाइड किया कि शायद नेक्स्ट वीक से ना तुम्हारी ट्वेल्थ को हम लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे। क्लास ट्वेल्थ का जो तुम्हारा सिलेबस है, जो बोर्ड में भी तुम्हारा काम आ जाएगा, तो बोर्ड का भी पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। 2 महीना हम लोग पूरा ट्वेल्थ रिवाइज कर लेंगे, तो बोर्ड भी हो जाएगा और नीट का हो जाएगा। और उसके बाद में बोर्ड के बाद जो 2 मंथ बचेंगे उसमें 11th वाला करेंगे। कि मैक्सिमम बच्चे अभी कोप अप नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उधर भी डिफिकल्ट है इधर भी डिफिकल्ट है। तो हम लोग ऐसा ही सोच रहे, तुम लोग भी कुछ सजेस्ट करो। कि पहले ट्वेल्थ पूरा। हाँ प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि इधर भी तुम पढ़ रहे हो उधर भी पढ़ रहे हो, दोनों का सिलेबस मिसमैच हो रहा है। रिवाइज करेंगे, लास्ट के 2 मंथ तो है हमारे पास। अगर तुम्हारा अप्रैल में हो जाता है पूरा एग्जाम, तो पूरा बच्चा मई मिल जाएगा, पूरा जून मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 महीना भी मिल जाएगा ना, तो 11th पूरा रिवाइज कर लेंगे। हाँ रेगुलर स्कूल के बाद में कोचिंग क्लासेस डिफिकल्ट तो है ही। तो कोशिश करेंगे तुम्हें जिसमें बेनिफिट हो। मतलब जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो तुम्हारे लिए चल रहा है ना कि हमारे लिए चल रहा है, जिसमें तुम्हें बेनिफिट हो वही तो काम करना चाहिए। तो तुम्हें बेनिफिट अगर लगता है कि क्लास ट्वेल्थ के पोर्शन को हम लोग ज्यादा प्रिफर करें, उसे ज्यादा अच्छे से करें, तो हम लोग अगले वीक से, बच्चा अगले वीक से अभी प्लानिंग हो रहा है, सिलेबस पूरा टाइम टेबल से सब कुछ हो रहा है। तो शायद अगले वीक से तुम्हें क्लास ट्वेल्थ वाला टॉपिक ही पूरा पढ़ाया जाएगा, खास करके मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर और इकोलॉजी के 4 चैप्टर। इतने काफी है ना। इसके अलावा जूलॉजी में 1-2 डिफिकल्ट होंगे, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ, डिजीज, और थोड़े से रिप्रोडक्शन वाले पार्ट। बाकी तो इजी है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये इजी है थोड़ा। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इजी है। सर क्लास सुबह नहीं हो सकती, सुबह में तो सभी की स्कूल्स रहते हैं ना। हाँ टर्म 2 का ही रिवाइज करेंगे, टर्म 2 का ही रिवाइज करेंगे। आज हम लोगों ने डिसाइड किया है ये चीज कि टर्म का 2 का हम लोग पूरा 1 से 1.5 महीने पूरा रिवाइज कर दे। पूरा मार्च और अप्रैल दे देंगे तो तुम्हारा बोर्ड भी हो जाएगा, पूरा ट्वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश तो है कि ऐसे ही किया जाए। ठीक है, चलो और बताओ, और ट्वेल्थ में क्या इश्यू है? नेक्स्ट वीक से हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से ट्वेल्थ वाले शायद टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक से। ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चा चल रहा है वो तो इस वीक तक तो चलेगा, 2-3 क्लास तो है।
हाँ, सारे सब्जेक्ट में, लगभग सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी सब्जेक्ट में यही होगा कि अभी 2 महीना तुम लोग ट्वेल्थ वाला पोर्शन ही पढ़ोगे और बोर्ड का पूरा हो जाएगा, नीट भी हो जाएगा उसमें। और उसके बाद में एग्जाम के बाद जो 2 महीने मिलेंगे, लगभग 1.5 से 2 महीने मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम हो सकता है जुलाई फर्स्ट वीक में हो या सेकेंड वीक में हो, अभी तक तो फॉर्म आया नहीं, तो टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा तुम्हारा, उस टाइम 11th पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम प्लांट फिजियोलॉजी सब पढ़ोगे, ये डिफिकल्ट टॉपिक है और पूरा टाइम देना पड़ेगा, टाइम इधर दोगे तो तुम्हारा मेन कोर्स छूटेगा ना, इधर वाले में भी तो टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा। ऐसे तो प्लांट फिजियोलॉजी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 11th ऑलरेडी डिफिकल्ट है। 11th के हर चैप्टर बच्चा थोड़े से डिफिकल्ट तो है, तो तुम इधर पढ़ भी लोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, और कुछ 12 से रिलेटेड? चलो ठीक है, तो अभी हम लोग सेल वाले चैप्टर पे थे, तो उसको पहले फिनिश कर लेते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर थे उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आसान सा चैप्टर है, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें, ये तो इजी सा चैप्टर है ना। ठीक है, और इसमें हम लोग आज प्रोकैरियोटिक सेल, इसको आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से आज हम लोग 1 मिनट प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से करें। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब समझो ध्यान से। मैंने देखा नहीं कि बायोटेक में क्लोनिंग वाला टॉपिक डिलीटेड है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने डिलीटेड पोर्शन देखा नहीं, ऐसा है क्या? एनीवन, किसी को मालूम है कि कोई डिलीट हुआ है क्या बायोटेक में? मेरे में से तो नहीं हुआ, मेरे में से जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कोई पार्ट डिलीट तो नहीं हुआ है, जहां तक मुझे लग रहा है। एनीवन, फिर भी शायद किसी को इंफॉर्मेशन हो। चलो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल कौन है? जिनके अंदर में झूठा न्यूक्लियस है, फॉल्स न्यूक्लियस है। फॉल्स न्यूक्लियस वाले, सर कौन है फॉल्स न्यूक्लियस वाले? वो बच्चा मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो सर मोनेरा किंगडम में कौन है? तो मोनेरा किंगडम में मेन मेंबर कौन था? बैक्टीरिया। तो जब भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोलते हैं तो मेनली बच्चा हम लोग बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक में बच्चा बहुत सारे आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, रिकेट्सिया आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन मेनली जब भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो कभी आपको बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी बोल दे प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, या बोल दे मोनेरा किंगडम के मेंबर कैसे है, या बच्चा बैक्टीरिया कैसे है, सब बच्चा एक ही चीज है ना। सोचो, झूठे न्यूक्लियस वाले प्रोकैरियोटिक नेचर वाले कौन से किंगडम है? मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर, मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। तो कभी आपको टीचर या बुक में कभी ऐसा वर्ड है मोनेरा किंगडम ना, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, तो बच्चे लगभग एक ही चीज पे बात कर रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है कि सर आपने पहले बोला था मोनेरा किंगडम में ऐसा होता है, अब बोल रहे हो सर बैक्टीरिया में ऐसे होते हैं, सर आप बोल रहे हो कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा होता है। सब तो बच्चा मिले जुले है ना, सब तो एक ही चीज है यार, सब तो एक ही चीज है। तो चलिए आज हम लोग बच्चा डिटेल से बैक्टीरिया के सेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया के अंदर बच्चा सबसे पहले एक बाहर का कवरिंग होगा जिसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखिएगा तो सबसे पहले एक बाहर का कवरिंग होगा जिसे मैंने रेड कलर से बनाया है, जिसका नाम बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सर ये कैसे बने होते हैं? बहुत आसान है, जैसे बच्चा हमारा मेम्ब्रेन, हमारे मेम्ब्रेन बच्चा कुछ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, सेम बच्चा हमारे मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन सिमिलर है बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं। हमारा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का है, कुछ बच्चा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे, सेम
बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई डिफरेंस नहीं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कौन ऐसा चीज है जो 100% कॉमन है, एकदम सिमिलर है, आप आंसर करके आइएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चे कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा बच्चे। बाकी चीज में डिफरेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया हम में है, बैक्टीरिया में नहीं है। हमारे अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम है, बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं है। सर राइबोसोम तो दोनों जगह कॉमन है बच्चा, लेकिन वहां एक जगह 70S है, एक जगह 80S है ना। तो पूछा जाएगा कौन ऐसा चीज है जो पूरी तरह से कॉमन है, तो आप आंसर करके आइएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने सबसे बाहर का कवरिंग बना दिया जिसका नाम है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बच्चा सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर में एक और कवरिंग होगी जिसे कहेंगे बच्चा सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक हार्ड रिजिड कवरिंग है जो बाहर से बस्ट होने से, फटने से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है बच्चा सेल वॉल। एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है सेल वॉल किससे बने? कोई बच्चे को याद है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस केमिकल का बना है? एनीवन, कोई भी बच्चा बता सकता है? मैंने आपको बताया था। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है कुछ केमिकल बच्चा म्यूरिन, म्यूरिन अभी लिख दूंगा, या पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन बोले या पेप्टिडोग्लाइकेन है, उनसे इनके सेल वॉल बने होते हैं, बोले ठीक है। अब देखो इनके बाहर में एक और कवरिंग होगा, इनके बाहर में एक और कवरिंग होगा, ठीक है, जिसे कहेंगे बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया के अंदर में एक तीसरा, एक बाहर में येलोइश कवरिंग है, इसे कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। तो बोलो टोटल कितने कवर हो गए? सर 3 लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए। तीसरे लेयर जो सबसे बाहर का है बच्चा उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स याद होगी आपको। तो आप देखिए 3 कवरिंग को ध्यान से पढ़िए, इन तीनों कवरिंग को बच्चा, इन तीनों कवरिंग को मिला देंगे, तीनों मिल करके बच्चा, तीनों कवरिंग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स मतलब कवरिंग, शुगर की कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों लेयर को अगर मर्ज कर दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये बनेगा बच्चा सेल इनवेलप। तो नीट में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सेल इनवेलप, तो आप बोलिएगा कि अगर आपने तीनों लेयर को एक साथ मर्ज कर दिया, तीनों लेयर को एक साथ मर्ज कर दिया, कौन कौन? सबसे अंदर में कौन है? फिर से बोल रहा हूं रेड वाला, सबसे अंदर में रेड वाला है जिसका नाम बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेड वाला। उसके बाद में व्हाइट वाला कौन है? वो बच्चा सेल वॉल है, CW यानी सेल वॉल। उसके बाहर में कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों लेयर को अगर आपस में मर्ज कर दीजिए, तीनों मिल गए, तो तीनों के मिलने से जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर बना उसका नाम सेल इनवेलप। डन, सबको समझ में आ गया सेल इनवेलप। अब एनसीईआरटी का सेकेंड, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी कि ये जो येलो वाले, कहीं कहीं पे ग्लाइकोकैलिक्स पतले होंगे, थिन होंगे, पतले, थिन और सॉफ्ट होंगे, तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर पतले, थिन, सॉफ्ट है तो इसे कहेंगे स्लाइम लेयर। लेकिन अगर ये कहीं कहीं पे मोटे हो गए, मोटे हो गए, थिक हो गया, हार्ड हो गए, थिक या हार्ड हो गए, तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे बच्चा? कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल में डिफरेंस समझ में आया? ये एनसीईआरटी में गिवन है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, व्हाइट वाला, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो मैंने ब्लू कलर का बनाया बच्चे, ये पतले से ग्लाइकोकैलिक्स है, नाम है स्लाइम लेयर। दूसरे में देखिए ध्यान से, वो बच्चा काफी मोटा है, हार्ड है, तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। अगर मोटा हार्ड होगा तो नाम होगा कैप्सूल, पतले होंगे तो कहेंगे बच्चा स्लाइम लेयर। तो सर स्लाइम लेयर से फायदा क्या है? स्लाइम कहने का मतलब बच्चा चिपचिपा। अगर ये स्लाइम लेयर चिपचिपे है तो काफी बैक्टीरिया आपस में पास में आ जाएंगे, तो बच्चा कॉलोनी बन जाएगा। सोचो अगर सारे बैक्टीरिया में ऐसे पतले पतले स्लाइम लेयर हो तो बीच में चिपचिपे हो गए तो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉलोनी बन जाएगी। लेकिन हार्ड होने से कैप्सूल से क्या फायदा है?
तो ये बैक्टीरिया अगर आपके अंदर अटैक करता है, मान लो ये बैक्टीरिया आपके अंदर अटैक करता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, WBC है, वो चाहता है बैक्टीरिया को इंसल्फ कर ले, खा जाए, खा करके पचा ले, मारने की कोशिश करेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए इन्होंने हार्ड कवरिंग बनाया कैप्सूल का। तो हार्ड कवरिंग जो कैप्सूल है वो अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए बताए। हार्ड रहेगा तो इसको आसानी से आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, तो क्या आपको सबसे पहले वाला कवरिंग एकदम क्लियर है? एनीवन? सभी को सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स याद हो गया? तो मैं कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल वॉल किस चीज का बना है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना है, तो आप आंसर कीजिएगा ये बने हैं बच्चा किससे? म्यूरिन से। अगर म्यूरिन में ऑप्शन ना दे, क्योंकि एनसीईआरटी में म्यूरिन वर्ड नहीं है, तो आप बच्चा ढूंढिएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। सर ये क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होते क्या है समझिए। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब बच्चा प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब शुगर, यानी ये प्रोटीन और शुगर के मिलने से बना है। इनका सेल वॉल प्रोटीन और शुगर के मिलने से बना है। बोले ठीक है सर, कौन सा शुगर है? याद रखिएगा बच्चा, कुछ शुगर का नाम है नैग और नैम। जब बायोमोलिकुल्स पढ़िएगा ना तो आपको एक वर्ड आएगा नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल, ठीक है, म्यूरामिक एसिड, कुछ आएंगे बच्चा, नहीं जानना है आपको, आपको नहीं जानना है। बस ये जानिए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप लिख करके एक नॉन सेलुलोजिक। बैक्टीरिया का सेल वॉल कोई सेलुलोज से नहीं बना है, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, हो गया। अब आप पढ़ते हो कि हम लोग बच्चे कुछ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ते हैं बच्चे, ग्राम स्टेनिंग। आपको बस 2 लाइन में जानना है, आपको डिटेलिंग नहीं करनी है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव क्या होते हैं। अभी आपको सिंपल वर्ड में जानना है। ग्राम स्टेनिंग में क्या करना है कि आपको बच्चे एक स्लाइड ले लीजिए, स्लाइड के ऊपर में बैक्टीरिया डाल दीजिए, स्लाइड के ऊपर में बैक्टीरिया डाल लीजिए, और यहां पर एक कलर डाई यूज कीजिए जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। एक डाई यूज कीजिए क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट अगर आपने कलर या डाई डाला, उसके बाद में बच्चा वॉश आउट करना है, धोना है। एक बार डाई डाल दिया, कलर डाल दिया, कलर डालने के बाद बच्चे उसे वॉशिंग करना, धोना है। किससे धोना है भाई? एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से। तो अगर जब आप धो देंगे, धोने के बाद भी बच्चा जिसमें कलर मेंटेन रह गया, जिसने इस कलर को, डाई को, रंग को मेंटेन रखा, तो वो बच्चा ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा। और वॉश करने के बाद, धोने के बाद जिसने बच्चा अपना कलर, अपना रंग, अपना डाई, अपने स्टेम लूज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो बच्चा ग्राम निगेटिव कहलाएगा। तो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राम पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो गया सर? किसी ने कलर को रखा है, किसी ने कलर को हटा दिया, क्यों? तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट नेचर ऑफ द सेल वॉल। जो उनका सेल वॉल है, सेल वॉल की बनावट अलग अलग है। ग्राम पॉजिटिव में थोड़े सेल वॉल अलग नेचर के हैं, ग्राम निगेटिव में बेटा सेल वॉल के नेचर अलग है। तो डिफरेंट सेल वॉल के नेचर के होने के चलते एक में कलर मेंटेन रह गया तो ग्राम पॉजिटिव, और एक ने कलर को लूज कर दिया, ग्राम निगेटिव। आपको डिटेलिंग नहीं करना है, एनसीईआरटी में बच्चा प्रोसीजर नहीं कि कैसे स्टेनिंग करते हैं, कैसे धोते हैं, नहीं जानना है। बस सेल वॉल के कंपोजिशन याद रखिएगा अलग अलग होने के चलते। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में यहाँ तक मैंने ये से पूरे टॉपिक को उठाए हैं, और मैं आपसे फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये बैक्टीरिया मैंने यहाँ से ले लिया बच्चे, देख लीजिए। आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव आपको पूरा दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको अभी तक जो भी डिस्कस किया है मैंने क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो है यानी बैक्टीरिया, पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर दिया बच्चा बैक्टीरियल सेल, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। बाहर की कवरिंग को सेल इनवेलप कहेंगे। सेल इनवेलप में 3 लेयर, सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे बाहर में होगा आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, अंदर में सेल वॉल होंगे, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द सेल इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हालांकि तीनों के अपने अलग अलग काम है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना अलग काम है, सेल वॉल का अलग काम है, ग्लाइकोकैलिक्स का अलग काम है, बट दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। लेकिन तीनों मिल करके प्रोटेक्शन देने का काम तो कर रहे ना। चलिए, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इनवेट। जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो सेल वॉल वाला मेन बच्चा मेन सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा अलग है, जिसके चलते दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाई ग्राम। ग्राम कहने का मतलब जो साइंटिस्ट है उनका नाम ही था बच्चा क्रिस्टियन ग्राम, साइंटिस्ट का नाम ही ग्राम था, इसलिए नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। दोज टेक अप द ग्राम स्टेन, जिन्होंने कलर को रख लिया ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने कलर को मेंटेन नहीं रखा, धुल बाहर निकल गया कलर, तो हो गया बच्चा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिटेलिंग आपको नहीं करनी, एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी। चलिए आगे चलिए। अब मैंने बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स यानी जो बाहर का कवरिंग है वो दो तरह के हो सकते हैं ना। अगर वो देख लीजिए लूज पतले से लेयर होंगे तो स्लाइम लेयर, वाइल इन अदर थिक एंड टफ मोटे और हार्ड होंगे तो उसे कैप्सूल कहेंगे। ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल अगर नहीं होगा तो फ्लेक्सिबल अमीबा की तरह हो जाता, सेल वॉल नहीं होगा तो सेल कैसा होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो उसका प्रॉपर शेप नहीं रह पाएगा। तो सेल वॉल रहने के चलते उनमें प्रॉपर शेप है एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बाहर से वो हार्डनेस देने का काम कर रहा है टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। बस्ट करने से, फटने से, अगर पानी वानी आ गया तो फट जाएंगे, बस्टिंग कोलैप्स करने से, डिग्रेड होने से अपने आप को बचा लेता है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे देखना है कि सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मीसोसोम क्या है। चलिए हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा कट मारा है, क्यों? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ में उनमें इनफोल्डिंग हो गई, अंदर की तरफ में वो धस गई, इनफोल्डिंग हो गई, इसे कहते हैं मीसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के तरफ में क्या कर लिया, इन्वेजिनेट हो गया, धस गया। क्यों सर, समझाता हूं। तो इसी को कहते हैं मीसोसोम, जो तीन तरह के। पहला वाला देखिए ट्यूब के तरह बना है तो ट्यूब्यूल्स नाम दीजिएगा। दूसरा घड़े नुमा कुछ बना है, इसका नाम वेसिकल दीजिएगा। और तीसरा बच्चा लेयर बाय लेयर ऐसे बन गए तो इसे बच्चा लैमिली नाम दीजिएगा। तो ये तीनों बच्चा मीसोसोम है। तीनों क्या है, मीसोसोम। सर मीसोसोम है क्या? तो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डेड फॉर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में धस गया, वही है मीसोसोम। तो सर क्यों होते हैं मीसोसोम? तो पहला काम है तो बच्चा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना बड़ा है तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन अंदर में बच्चा इस तरह का बना ले, इस तरह का बना ले, तो बच्चा देखो ना, कम जगह में ज्यादा मेम्ब्रेन हो जाएगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सर फायदा क्या है? क्योंकि मीसोसोम में एंजाइम्स है, मीसोसोम में क्या है, एंजाइम्स है, और ये एंजाइम एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। ये एंजाइम एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी सेल ऑर्गन मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, ना ईआर है, ना जीबी है, ना वैक्यूल है, ना लाइसोसोम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना प्लास्टिड है। तो ये एटीपी बनाएंगे कैसे? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनमें तो है ही नहीं, तो एटीपी कोई ना कोई तो बनाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, मीसोसोम। तो मीसोसोम इक्विवेलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माना जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होते, उनके तरफ फंक्शन कौन करता है, मीसोसोम। ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड काम ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड काम ध्यान से सुनिए, मीसोसोम करता क्या। इधर देखिए, ये आपका मीसोसोम का फंक्शन को समझिए। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में एक डीएनए, अब इस बैक्टीरिया को डबल करके दो बैक्टीरिया बनने, दो बैक्टीरिया बनने बाइंड्री फिजन से, तो क्या करेगा, ये मीसोसोम से जाकर के डीएनए जुड़ जाएगा। जो डीएनए या क्रोमोसोम इनके मीसोसोम से जुड़ जाएंगे। सर क्यों? समझिए, मीसोसोम क्या करेगा, इन डीएनए को डबल करने में हेल्प करेगा। देख लीजिए, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यानी डीएनए दो बन गए, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है, मीसोसोम। इसके बाद में क्या होगा
ये जो बैक्टीरिया बीच से बच्चा धस जाएंगे, अंदर में ना पार्टीशन होने लगा, सेप्टम बनने लगे, यानी दीवार बीच में पार्टीशन बनने लगा, तभी तो दोनों का बाइंड्री फ्यूजन कंप्लीट हो पाएगा। तो सर ये पार्टीशन किसने बनाया, बीच में सेल वॉल का मटेरियल कौन बना रहा है सर, ये मटेरियल कौन बना रहा है, तो ये नया सेल वॉल का जो मटेरियल है ना, बीच में जो मटेरियल बनेंगे सेल वॉल के, वो भी बच्चा म्यूजोसोम बनेंगे, और अल्टीमेटली ये बच्चा दो पार्ट्स में टूट जाएगा, अल्टीमेटली ये दो पार्ट्स में टूट जाएंगे, दो पार्ट्स में ये टूट जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो देखिए एक बैक्टीरिया बाइंड्री फ्यूजन से दो पार्ट में टूट गया, उसमें कौन रोल प्ले किया, म्यूजोसोम। तो एक तो इसने डीएनए को रेप्लिकेट करने में, डीएनए का रेप्लिकेशन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बोले ठीक। दूसरा बीच से बच्चा सेप्टम बनाने में, बीच में जो दीवार है ना उसे बनाने में, सेप्टम बनाने में। तीसरा एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा सिक्रीशन। सर सिक्रीशन किस चीज का, सेल वॉल का जो मटेरियल बनेगा, सेल वॉल का जो मटेरियल बनेगा उसका बच्चा रॉ मटेरियल भी यही बनाएगा, सेल वॉल भी यही बना रहा है, उसका रॉ मटेरियल भी यही सिक्रीट करेगा। तो रेप्लिकेशन हो गया, सेप्टम हो गया, सिक्रीशन हो गया। डन, समझ में आ गया सभी को? तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज अ मीजोसोम, बोलो फटाफट। तो सर मीजोसोम क्या है समझिए, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर के तरफ में इन्वेजिनेट हो गया, और अंदर में जो इन्वेजिनेट हो गया, इस इन्वेजिनेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो बढ़ गए, इन्वेजिनेशन को ना, फोल्डिंग को मीजोसोम कहेंगे। तो तीन तरह के, ट्यूब्यूल्स लाइक, वेसिकल लाइक, लैमेलाइक। सर क्यों हुए, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाना है, सरफेस एरिया ज्यादा रहेंगे तो एंजाइम ज्यादा होगा, एंजाइम ज्यादा होगा तो ये आसानी से एटीपी बना सकते हैं, तो इनका मेन काम है एटीपी बनाना, यानी कि रेस्पिरेशन का काम करना। दूसरा बैक्टीरिया के डीएनए को डबल करना, बैक्टीरिया के सेल वॉल का मटेरियल बनाना, सेप्टम बनाना, यानी सेल डिवीजन का सारा काम मीजोसोम संभालेगा। तो मुझे बताओ सबको यहां तक क्लियर हो गए? चलिए देखिए मीजोसोम पे हम लोग आ जाते हैं। चलो, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम, यानी मीजोसोम बच्चे कुछ है नहीं, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो गया इनटू द सेल, द एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, या तो घड़े नुमा बना, या तो ट्यूब के तरह बन गए, या तो बच्चा नेट के तरह लैमेली बन गए। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बता रखा है, सेल वॉल के मटेरियल बनाना, सेप्टम बनाना, एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को डबल करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, दोनों डीएनए को अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, बात कर चुके हैं हम लोग। सिक्रीशन, ये सिक्रीशन किसकी बात कर रहा है, तो प्लांट जो सेल वॉल बनेगा उसके रॉ मटेरियल का सिक्रीशन कौन करेगा, तो वो भी करेगा कौन, मीजोसोम। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, बताया था ना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा एंजाइम होंगे, उतना ज्यादा ये काम करेंगे। अब लिखा इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक द साइनोबैक्टीरिया देयर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। सर ये क्या, तो इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से, हम फिगर पे वापस लौटते हैं। देखिए कहता है कि कुछ बैक्टीरिया, बच्चा सभी बैक्टीरिया नहीं, एनसीईआरटी ने नाम बोला ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो, उनके अंदर में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के टुकड़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया और अंदर में साक्षी कौन है, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लास रिकॉर्ड होके जाएगा, सभी लोग देखेंगे, अच्छी बात है, ठीक है, लिखो और अच्छी बात है, घर पे भी जाएगा तुम्हारा मैसेज। चलो, तो मैंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लू ग्रीन एल्गी में, उस मेम्ब्रेन के टुकड़े, मेम्ब्रेन टूटेगा और अंदर में कुछ फोल्डेड फॉर्म में बन जाएंगे, ये भी बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जिसके अंदर में रहेगा पिगमेंट, अंदर में क्या रहेगा बच्चा, पिगमेंट। तो ये जो मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर बन गए, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्रोमैटोफोर। फिर से सुनो,
इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? क्रोमैटोफोर। फिर से बोल रहा हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में का टूट जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट टूट जाएगा और वही टूट करके की स्ट्रक्चर बनाएगा। हाँ, मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर बन गए जिसके अंदर में पिगमेंट स्टोर्ड रहेंगे, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्रोमैटोफोर। तो सर ये करता क्या है, अब तुम ही बताओ। क्रोमैटोफोर, इनके अंदर पिगमेंट है और पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर इनके अंदर पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो एक तरह से क्रोमैटोफोर का काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और सेकंड समझिए, इनके अंदर में कोई क्लोरोप्लास्ट तो होते नहीं, बैक्टीरिया के अंदर बच्चे कोई क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट की तरह करेगा काम कौन? यानी यहां फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? क्रोमैटोफोर कर रहा है। तो ये एक तरह से इक्विवेलेंट टू क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये एक तरह से क्लोरोप्लास्ट के इक्विवेलेंट हो गए। तो आप ट्रिक सीखिए, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीजोसोम। तो बैक्टीरिया के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन काम करता है? मीजोसोम। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीजोसोम। और बैक्टीरिया के अंदर में क्लोरोप्लास्ट का काम कौन करता है? तो सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर क्रोमैटोफोर। तो यहां पास क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करने वाला कौन है? क्रोमैटोफोर है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो जिसे चीजें समझ में आ गया, फटाफट बोलो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग अंदर की बात करें। तो अंदर में बच्चा ये फ्लूइड पार्ट है, अंदर में ये फ्लूइड पार्ट है, बोलो ठीक है। तो सर अंदर में अब क्या होगा? सभी को मालूम है बच्चा कि इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसे आप डीएनए कहते हो। हर सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसका नाम क्या है? डीएनए। तो आप बताइए डीएनए कैसे? ये डीएनए कैसे? तो सर आपने बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है कि जो डीएनए है बच्चा, डीएनए जो है वो बताइए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा? मैसेज करो। जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए कैसे है? सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? मैसेज करो। पूरे अच्छे से बताया पिछले क्लास में, सर डबल स्टैंडर्ड होंगे। फिर बताओ शेप कैसा होगा? सर्कुलर होंगे, लीनियर होंगे? मैंने बना के रखा है, सर्कुलर है या बच्चा लीनियर है? तो सर सर्कुलर है। तीसरा बताइए, क्या बच्चा इनके अंदर में हिस्टोन नाम का प्रोटीन होगा? ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के डीएनए में बच्चे हिस्टोन नाम के प्रोटीन नहीं होते, हिस्टोन नाम का प्रोटीन नहीं होता। तीसरा, नंबर बताओ। सर नंबर तो एक ही दिख रहा है, तो बच्चा नंबर भी याद रखना है सिंगल, शेप याद रखना है सर्कुलर, और इनमें हिस्टोन नाम के प्रोटीन नहीं होते। नेचर वाइज कैसे है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आ गई बात समझ में? और कोई बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए नेकेड डीएनए कहलाएगा। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए बच्चा नेकेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। शेप कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर है। और नंबर बच्चा कितना है? 1। तो मेरे में से ये तो आपको क्लियर है सभी को। चलिए अब आपको बहुत अच्छे से याद है जो मैं चीज अभी बोलूंगा। इस मेन डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में बच्चा एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए भी हो सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, इस मेन डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए हो सकते हैं, काफी छोटे साइज के। इसी को आप कहते हो बच्चा प्लाज्मिड। याद कीजिए, आपने प्लाज्मिड नाम सुना है ना सभी ने? पूरा बायोटेक आपने पढ़ा, प्लाज्मिड नाम जरूर आया होगा। तो क्या सर ये सभी बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होती। और सर ये शेप कैसा है बताओ तुम लोग? प्लाज्मिड जो है डीएनए, कैसा डीएनए? सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। शेप कैसा है? सर्कुलर शेप का है। क्या ये हमारे अंदर होगा सर यूकैरियोट्स में? नहीं, ये केवल प्रोकैरियोट्स का फीचर है। पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर प्लाज्मिड, याद रखिए। तो सर ये करता क्या है समझिए। अगर तुमने बैक्टीरिया से मेन डीएनए को निकाल दिया, बैक्टीरिया बच्चा मर जाएगा। बैक्टीरिया से अपने मेन डीएनए को निकाल दिया बच्चा, बच्चा बैक्टीरिया मर जाएगा।
लेकिन अगर बैक्टीरिया से आपने केवल प्लाज्मिड निकाला, बैक्टीरिया मरेगा नहीं बच्चा। यानी सर प्लाज्मिड क्या करता है, केवल बच्चा एक्स्ट्रा फंक्शन में सपोर्ट करता है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा काम करने में सपोर्ट करता है। सर कौन सा? बहुत सिंपल वर्ड से समझा रहा हूं। जो आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बच्चा आपको एंटीबायोटिक्स देता है कि दवा खाइए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, बैक्टीरिया मर जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। आपने एंटीबायोटिक्स खाया 2 दिन 3 दिन, ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर चेंज कर लेते हो। बोले भाई 4-5 दिन खा रहा हूं, ठीक ही नहीं हो रहा बीमारी। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, फिर दवा वो लिखता है, गलत बात है। आपको बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिखा, क्या लिखा बच्चा, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। ये दवा खाओगे बैक्टीरिया मर जाएगा, आप ठीक हो जाओगे बीमारी से। तो सर हमें बीमारी ठीक नहीं ना हो रहा है, इसलिए तो डॉक्टर चेंज किया था, 1 हफ्ते से बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो एक्चुअली में क्या है कि आपके अंदर में एंटीबायोटिक से लड़ने वाले बैक्टीरिया बन चुके हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बच्चे, जो एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ डाले, लड़ सकता है एंटीबायोटिक से। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मिड है बच्चे। तो प्लाज्मिड के अंदर में ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक से फाइट करते हैं, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देते हैं बैक्टीरिया को ना। तो सर डॉक्टर चेंज तो करना चाहिए ना, नहीं बच्चे, उसी डॉक्टर के पास वापस जाइए और बोलिए 1 हफ्ते से एंटीबायोटिक्स मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा बच्चा, एंटीबायोटिक्स चेंज कर देगा, अब दूसरे एंटीबायोटिक्स देगा जिससे बैक्टीरिया मर जाएगा। मान लो यहां पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थे इस प्लाज्मिड में, तुमने एम्पिसिलिन खाया, काम ही नहीं कर रहा, तो अब तुम डॉक्टर ना चेंज करके फिर से डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि एंटीबायोटिक्स चेंज कर दीजिए, कैनामाइसिन दे दीजिए। तो अब बच्चा कैनामाइसिन खाओगे तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा ना। बैक्टीरिया किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन से, और तुमने एंटीबायोटिक्स चेंज कर लिया, काम कर जाएगा। तो आपको तो बहुत अच्छे से आता है। तो प्लाज्मिड को आपको लोग बच्चे क्लोनिंग वेक्टर के भी रूप में यूज करते हो। आप लोग प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर में बायोटेक में बहुत अच्छे से यूज करते हो। कहीं डीएनए भेजना है, किसी बैक्टीरिया में डीएनए भेजना है, तो प्लाज्मिड का यूज करते हैं एज ए वेक्टर। सेकेंड, सर प्लाज्मिड का नंबर बताइए, कितने होंगे प्लाज्मिड के नंबर, बोलो, किसी को याद है? तो तुम बोलोगे कि प्लाज्मिड के अंदर में अपने ओआरआई साइट है, अपने ओआरआई साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। ये खुद से बच्चा अपने आप को रेप्लिकेट करता है, किसी का हेल्प नहीं लेता। ये बच्चा मेन डीएनए से हेल्प नहीं मांग रहा है, मुझे रेप्लिकेट कर दो, मैं अपने आप रेप्लिकेट करूंगा, अपना नंबर बढ़ाऊंगा, हो सकता है 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, 50 बनाऊं। तो कुछ प्लाज्मिड बच्चा लो कॉपी नंबर यानी 3 4 5 ही बनते हैं, और किसी में बच्चा हाई कॉपी नंबर वाला है, यानी उसका ओआरआई साइट मजबूत है, हाई कॉपी नंबर ज्यादा रेप्लिकेशन करेंगे, तो उनमें नंबर बढ़ाने की कैपेसिटी है। तो आपने अच्छे से तो पढ़ा है। तो प्लाज्मिड का नंबर बच्चा वेरी करता है, किसी किसी बैक्टीरिया में 3 4 5 होंगे, किसी में बच्चा 100 हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ओआरआई साइट पे। ओआरआई साइट वो जगह है जो रेप्लिकेट कराता है, और ये रेप्लिकेशन के नंबर को कंट्रोल भी करता है, लो कॉपी नंबर बनना है या बच्चा हाई कॉपी नंबर बनना है। पूरा डिटेलिंग आपने पढ़ी है बच्चा बायोटेक में। चलिए, तो प्लाज्मिड एवरीवन सभी को क्लियर है? फिर से बोल दूं, मेन डीएनए के अलावा कुछ बैक्टीरिया में और सर्कुलर शेप के डीएनए पाए जाते हैं, इसे आप मिनी क्रोमोसोम कहो, इसी को आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहो, या इसी को बच्चा प्लाज्मिड कहो। तो प्लाज्मिड साइज में छोटे होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे, शेप सर्कुलर होगा। इसकी डिटेलिंग बच्चा बायोटिक में पढ़ते हो कि इसे हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं। किसी बैक्टीरिया में मुझे डीएनए डालना है तो हम बच्चा प्लाज्मिड के हेल्प से उसमें डीएनए डाल सकते हैं। इनके अंदर नेचुरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, नेचुरली इनके अंदर एंटीबायोटिक से लड़ने वाले कुछ जीन है। तो जब एंटीबायोटिक्स डालिएगा तो प्लाज्मिड के जो जीन है उससे लड़ाई करेंगे और बैक्टीरिया को बचाएंगे। चलिए इतना इनफ। चलिए प्लाज्मिड एवरीवन क्लियर है? फटाफट हैंड रेस करो, आगे चलते हैं, फटाफट बोलो, सभी को क्लियर है प्लाज्मिड? ठीक है, डन, बोलो। बहुत आसान है प्लाज्मिड,
क्या हो गया, पूरा बायोटिक 2-2 चैप्टर पढ़ा है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब बैक्टीरिया के अंदर बच्चा यहाँ देखिए, बैक्टीरिया के अंदर में डीएनए है, तो डीएनए से क्या आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। हाँ, बैक्टीरिया के बाद डीएनए, डीएनए से आरएनए बन गए। कौन सा आरएनए, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए, ये बच्चे एमआरएनए, इस एमआरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, एक साथ कई सारे राइबोसोम जुड़ गए, तो इसी को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा पॉली राइबोसोम। पॉली का मतलब ढेर सारे, पॉली राइबोसोम बोले मतलब सर, यानी ढेर सारे राइबोसोम एक साथ एमआरएनए से जुड़ गए, तो क्या नाम देंगे, पॉली राइबोसोम। बोले ठीक है सर, पॉली राइबोसोम समझ में आया। इसी को एनसीईआरटी कहेगी बच्चा पॉलीजोम। आपकी एनसीईआरटी इसी को कहेगी पॉलीजोम, टेंशन नहीं लेना है। सर फायदा क्या, बोलो किसी को मालूम है पॉली राइबोसोम बनने से फायदा क्या होगा, समझिए। ये देखिए, ये डीएनए सर्कुलर शेप का बच्चा डीएनए, ये डीएनए उनका, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। इस एमआरएनए से, इस एमआरएनए से एक साथ ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो गए, तो सर फायदा क्या है, एक साथ बच्चा, एक साथ ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएंगे, ये भी प्रोटीन बनाएंगे, तो एट ए टाइम बच्चा 4 प्रोटीन बन गए ना। एक साथ कितने प्रोटीन बनेंगे, 4 बनेंगे। तुम बताओ चारों प्रोटीन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, सोच के बताओ। ये एक साथ तुमने 4 प्रोटीन बना दिया, 1 2 3 एंड 4, तो चारों प्रोटीन सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे, सोच के बताना। पूरा तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रखा है, सोच के बताओ, चारों प्रोटीन सिमिलर या डिसिमिलर, सेम होंगे। करेक्ट बच्चे, करेक्ट। तो यहाँ पर चारों सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जीन थे, मान लो बच्चे ये जीन है ना, तो डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं, जीन से क्या बने, एमआरएनए। इस एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हो गए, तो एक साथ कई सारे प्रोटीन बनेंगे, तो इफिशियंसी तो बढ़ जाएगी। चलिए, तो हमने यहाँ पर सीखा पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम के बारे में। अब नेक्स्ट, बैक्टीरिया के अंदर में फूड को स्टोर करने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर में फूड को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, नाम है इंक्लूजन बॉडीज। नाम है बच्चा इंक्लूजन बॉडीज। बोलेंगे सर ये क्या करता है, ये खाने को बच्चा स्टोर करता है। जैसे हमारे अंदर में खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, लीवर में, मसल में ना। बैक्टीरिया तो एक सेल का है, तो बैक्टीरिया अपने खाने को आखिर कहाँ स्टोर करेगा, तो उसी का नाम है, उस स्टोरेज स्ट्रक्चर का नाम है इंक्लूजन बॉडीज। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है तो स्टार्च के फॉर्म में खाने को रखेगा। अगर वो हेट्रोट्रोफिक, खाना खुद से नहीं बनाता, हेट्रोट्रोफिक है, तो खाने को ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखेगा। बैक्टीरिया के अंदर एक्सेस अगर बच्चा आ गया फॉस्फेट, कहां स्टोर करेगा, इसी इंक्लूजन बॉडीज में। अगर सल्फेट आ गया, इसी इंक्लूजन बॉडीज में। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी चीज, ऑर्गेनिक हो, फूड हो, इनऑर्गेनिक हो, हर चीज को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, नाम है इंक्लूजन बॉडीज। अब नीट का क्वेश्चन पूछो, ये मुझे बताओ इंक्लूजन बॉडी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है, सोच समझ के बताना। मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है, बताओ। जो इंक्लूजन बॉडीज है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन लेस है, तो आपको बच्चे कंफ्यूज होना ही नहीं। बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो मेम्ब्रेन से कवर्ड हो ही नहीं सकते। तो इंक्लूजन बॉडीज भी बच्चा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होंगे। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी का लास्ट, कुछ बैक्टीरिया बच्चा पानी में तैरना चाहते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, वो चाहता है पानी में तैरे, हल्का रहेगा तभी तो तैरेंगे। तो उनके अंदर में कुछ बच्चा वैक्यूल होते हैं, गैस से भरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, नाम है बच्चा गैस वैक्यूल। क्या नाम है, गैस वैक्यूल। इसके अंदर में गैस भर दिया जाएगा, जब गैस भर देंगे तो बच्चा हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो पानी में फ्लोट करेगा ना। अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो पानी में तैरना पड़ेगा, पानी में डूबा हुआ है तो सनलाइट तो आएगा ही नहीं, तो हल्का बनेगा कैसे, तो अंदर में गैस भरना पड़ेगा। तो इसलिए उसको कहेंगे बच्चा गैस वैक्यूल, जिससे वो फ्लोट कर सके। चलिए डन, समझ में आ गई सारी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का एकदम क्लियर है।
तो मैं फटाफट आपसे पूछ रहा हूं, आप आंसर करना। मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। चलिए एक एक चीज को, सबसे पहले मैंने अंदर का मेम्ब्रेन बनाया, बोलो ये हो गया बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर में मैंने एक कवरिंग बनाई, बोलो फटाफट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का कवरिंग क्या कहेंगे? फटाफट बोलो सभी लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा जो सेल के शेप देने का काम करेगा, बस्ट होने से बचाएगा, फटने से बचाएगा, सेल वॉल। चलिए इसके बाहर में एक और कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग होगा, नाम बोलो। इसके बाहर में एक और कवरिंग होगा, बोलो नाम बोलो इसका। सर इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों लेयर को मर्ज कर दिया, इन तीनों लेयर को मर्ज कर दिया तो क्या नाम देंगे? इन तीनों लेयर को मर्ज कर दिया, बोलो फटाफट। सर तीनों लेयर को मिला दीजिएगा तो नाम होगा सेल इनवेलप। क्या नाम होगा? सेल इनवेलप। चलो अब मुझे बताओ, ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के, अगर वो पतले होंगे, ठीक है, थिन सॉफ्ट पतले होंगे तो क्या नाम देंगे? थिन सॉफ्ट पतले होंगे तो क्या नाम देंगे? सर स्लाइम लेयर। क्या मैंने बोला था? स्लाइम लेयर। अगर वो हार्ड और थिक होंगे तो नाम देंगे कैप्सूल। हार्ड थिक होंगे तो कैप्सूल नाम देंगे। डन। चलिए अब हम कलर के बेसिस पे बैक्टीरिया में कलर डाले, कलर को रिटेन रखा तो ग्राम पॉजिटिव, कलर को हटा दिया तो ग्राम नेगेटिव। तो कलर के बेसिस पे दो तरह के। अब जो आपके सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ धस जाएंगे तो बताइए क्या बनेगा? ये बताइए क्या बन गया? ये बताइए बच्चा क्या बन गया? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके अंदर में इनफोल्डिंग हो गई और इन इनफोल्डिंग से एक नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ। बोलिए क्या नाम होगा? मीसोजोम। आंसर इज द मीसोजोम। चलिए डन। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही टूट करके एक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसका नाम होगा क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, सी फॉर क्रोमैटोफोर। इनके अंदर पिगमेंट होंगे और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। एम फॉर मीसोसोम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अब बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए है बताइए, तो आप लोगों को मालूम है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, शेप सर्कुलर होगा, नंबर 1 होंगे, अच्छे से आता है। हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होगा और बच्चा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी नेगेटिव। अब इस डीएनए के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए पाए जा सकते हैं जिसका नंबर बच्चा वेरी करता है क्योंकि ना अपना ओआरआई साइट है, अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर लेते हैं। बताइए इस एक्स्ट्रा डीएनए का नाम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम, या इसी को मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। तो आंसर इज द प्लाज्मिड। आंसर इज द प्लाज्मिड। आपको आता है। अब डीएनए ने बच्चे यहां बनाया आरएनए। इस आरएनए से ढेर सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ढेर सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए, बोलो क्या कहेंगे? सर पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। डन। समझ में आया? अब बैक्टीरिया को अपने खाने को स्टोर करके रखना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, बोलो क्या नाम देंगे? बैक्टीरिया जो भी खाना बनाएगा उसको स्टोर करने की एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, बोलो क्या नाम देंगे? सर इंक्लूजन बॉडीज। क्या नाम दिया? इंक्लूजन बॉडीज। डन। अब बैक्टीरिया को तैरना है बच्चा, हल्का बनेगा तभी तो फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो बोलिए तैरने के लिए उसके अंदर में एक पाए जाएंगे गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल। चलिए डन। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है बच्चा वो 70s है या 80s है? ये मैंने पहले भी बताया, आंसर करो। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s होंगे या 80s? फटाफट बोलो। सबको आता है सर 70s होंगे। दोनों सब यूनिट का नाम बताओ, स्मॉलर यूनिट का नाम बताओ, लार्जर का नाम बताओ। एनसीईआरटी में मेंशन है और 12th में तुमने बहुत पढ़ा है। सर 30s प्लस 50s, 50s दोनों मिलकर के बेटा 80 नहीं करना है, आपको अच्छे से आता है, 70s होगा। आता है ना आपको? चलिए तो यहां तक मेरे में से हर बच्चे को पूरी कहानी आती है और एनसीईआरटी में मैंने यहां से लिया, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिया, ये पूरी कहानी इंक्लूजन बॉडीज, पॉलीराइबोसोम पूरा मैंने बच्चा कवर किया। अब मैं यहाँ पर 2-3 चीज और डिस्कस कर रहा हूं, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। हाँ चलिए देख लीजिए ध्यान से। अब हमें पढ़ना है कि बैक्टीरिया के बाहर बाहर में क्या हो। अंदर का पार्ट पढ़ लिया बच्चे, हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया के अंदर में क्या होते, अब बाहर के पार्ट पढ़े।
तो बैक्टीरिया को चलना है बच्चा, तो चलने के लिए उसके पास चाहिए फ्लैजेला। बैक्टीरिया को चलना है तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? फ्लैजेला। तो सर फ्लैजेला कैसे बने होते हैं? चलिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन। तो फ्लैजेला के 3 पार्ट है। एक पार्ट बच्चा ये मैंने बनाया, इसे कहेंगे हुक। हुक। ये वाला पार्ट जो होगा ये बच्चा फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट है ये बच्चा बेसल बॉडी है। ये पार्ट बच्चा बेसल बॉडी, बीच में जोड़ने वाला हुक, और ये येलो वाला पार्ट बच्चा फिलामेंट। तो 3 पार्ट से बने होंगे, हुक, हुक, फिलामेंट, और ये बच्चा है बेसल बॉडी। सर ये किस प्रोटीन से बने? बहुत आसान याद करना है। फ्लैजेला बच्चा बना है फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से। फ्लैजेला बना है फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से। सिंपल है। हाँ, अब बैक्टीरिया के अंदर में बच्चे छोटे छोटे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो पूरे बॉडी सरफेस पे फैले होंगे। सर इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है बिस्टल लाइक। थोड़ा सा आउटग्रोथ है, छोटे छोटे आउटग्रोथ है। इस छोटे आउटग्रोथ को एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा फिम्ब्री। क्या नाम बोला? फिम्ब्री। तो ये छोटे स्ट्रक्चर है आउटग्रोथ, इसका नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है? जब बैक्टीरिया आपके अंदर अटैक करेगा तो आपके टिश्यू से कैसे अटैच होगा? तो एनसीईआरटी ने बोला आपके अंदर अटैक किया, किडनी से जुड़ना है, लंग से जुड़ना है, कहीं से तो जुड़ना है ना। तो ये बैक्टीरिया को हेल्प करेगा होस्ट जहां पर वो अटैक करेगा उसके टिश्यू से जुड़ने में। सेकेंड, मान लो बैक्टीरिया कोई पत्थर से जुड़ना चाह रहा है, आपके पेन से जुड़ना चाह रहा है, मेरे लैपटॉप से जुड़ना चाह रहा है, तो कैसे जुड़ेगा? तो एनसीईआरटी ने लिखा सबस्टेटम, जहां पर वो अटैच किसी से होगा, मान लो होस्ट टिश्यू के बाहर है तो कहीं ना कहीं अटैच तो रहेगा। तो अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा? फिम्ब्री। आगे बात समझ में? कुछ बैक्टीरिया में इसके अलावा बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे कहेंगे बच्चा पीली। जिसे क्या कहेंगे हम लोग? पीली। तो सर ये पीली क्या करेगा? तो ये बच्चा एक तरह से बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का काम करेगा। आपने कुछ नाम सुना होगा बच्चा, कॉन्जुगेशन, कि एक बैक्टीरिया आया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ गए, बीच में बच्चा कुछ ट्यूब बन जाते हैं, और जिससे बच्चा डीएनए